आदाब, नमस्कार। एनवीएन के लिए दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज एक खास विषय पर हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रोफेसर आफ्ताब कमाल साहब, जो इस वक्त अमेरिका में हैं, और कुछ देर में दूसरे और मेहमान भी जुड़ेंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है इस्माइल हानिया की शहादत। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। उनमें यह भी है कि क्या ईरान की खुफिया एजेंसियों की नाकामी थी या कुछ और था इसके पीछे साजिश। और सवाल यह भी है कि इसका मशरिक़ वुस्ता पर, मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा। इन सवालों पर बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं प्रोफेसर आफ्ताब कमाल साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इसकी जो टाइमिंग है, जब इस्माइल हानिया ईरान आए हुए थे और नौ मुंतखब सदर की जो तकरीबात थी उसमें शरीक होने के लिए, ऐसे वक्त में उनके ऊपर ये हमला, क्या इंडिकेशन है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? जी शुक्रिया, मुझे इस चैनल में बोलने के लिए मौका दिया आप। पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि इजराइल के वजीर आजम जो अमेरिका के दौरे पे थे वहाँ, तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और वो रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका में है उनको निमंत्रण दी थी जॉइंट कांग्रेस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए। उनका ये चौथा एड्रेस था जब से वो प्रधानमंत्री इजराइल के बने हैं। तो इस कांग्रेस एड्रेस में रिपब्लिकन पार्टी और कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स भरपूर हिमायत इस तरह की है कि हर 5-10 मिनट को पूरे ऐवान में खड़े होके थालियां बजाने लगे, जैसा वो अमेरिकी सदर है, अभी चुन के आया है, या कुछ और बहुत अहम दुनिया का लीडर मान के इतनी भरपूर पुरजोश हिमायत करके उनका बार बार खैर मकदम करने लगे। और कोविड होने के बावजूद भी वहाँ के सदर जो बाइडेन डॉक्टर की सलाह के खिलाफ उन्होंने व्हाइट हाउस में जाके बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तकबाल किया और उनसे काफी लंबी मुलाकात भी की। और हालांकि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस उस जॉइंट एड्रेस में शामिल नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन उनसे भी मुलाकात हुई। और जिस तरीके से इन्होंने वहां के लीडरान से मुलाकात की, और ऐसा माना जाता था कि ये जो आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो अरेस्ट वारंट नेतन्याहू के खिलाफ इशू किया है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी जो अरेस्ट वारंट इशू किया है, उसका कोई माने ही नहीं। इतने बड़े ताकतवर देश में, अमेरिका में, यहाँ इतनी भरपूर इनकी हिमायत की गई है। तो इससे पता चलता है कि नेतन्याहू जो कि कुछ परेशान थे निकलने से पहले, इजराइल से पहले, यहाँ आके उनकी इतना बड़ा इस्तकबाल करके उनको कॉन्फिडेंस मिला और स्ट्रेटेजिक बात भी शायद हुई है कि आगे चल के इजराइल को क्या करना है और अमेरिका किस हद तक इजराइल की हिमायत करता है और किन किन शोबों में। तो ये हमें ध्यान में रखने चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या अमेरिका की भी हिमायत हासिल है इस हमले में जिसमें इस्माइल हानिया साहब का शहादत हुई? जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका का ओपन हिमायत नहीं है तो खुफिया हिमायत है, जो कि अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। क्योंकि पिछले 3 महीने से जो गाजा सीज़फायर की बातचीत चल रही है, जो बाइडेन साहब खुद इजराइल का प्रपोजल बोल के अमेरिका की तरफ से
इजिप्ट, मिस्र और कतार को दिया था, उसमें कई घटनाएं हुए हैं और कई आगे पीछे सवाल भी उठे हैं। और जैसे ही नेतन्याहू अमेरिका का दौरा करके लौटा है, तो 3 नए कंडीशंस उन्होंने उसमें डाले, जिससे हमास की लीडरशिप बहुत नाराज थी। और नेतन्याहू यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा कतार को धमकी दिए कि ये आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं और हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और इराकी कतारी लीडरशिप पे कीचड़ उछालने की भरपूर कोशिश की यहाँ के जूइश लीडर्स वगैरह वगैरह। तो इससे पता चलता है कि कतार के ऊपर काफी प्रेशर इजराइल का ही नहीं, अमेरिका का भी पड़ता चला, और उनसे भी ये दरखास्त की गई थी कि चूंकि हमास इजराइल के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है इस सीज फायर के लिए या नए कंडीशंस के लिए, तो उनको जो है खत्म करने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढा गया, जो कि ईरान जाके वो शहीद हो गए, मेरा ये मानना है। क्योंकि जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मशरिक़ वस्ता पर बहुत गहरी नजर रखते हैं और बार बार आप वहाँ का सफर भी कर चुके हैं। तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि शहादत का जो इस्माइल हनिया की शहादत हुई है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे मशरिक़ वस्ता पर? 2 मुल्कों ने बहुत सख्त बयान दिए हैं, तो आप किस नजर से देख रहे हैं और इसमें क्या साजिश है? इजराइल है, अमेरिका है, ईरान है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को डॉक्टर साहब, आपका म्यूट है। जी आदाब। देखिए, 7 अक्टूबर से ही इसराइल और उसके हलीफ अमेरिका और जो एक यूरोपियन यूनियन का एक तबका है, उनकी ये बड़ी शदीद कोशिश रही है कि जंग का दायरा वसी किया जाए और बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल में बहुत सारे ममालिक जुड़ें और एक तीसरी जंग अज़ीम की सूरत कायम हो। ये एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, ये इसराइली जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है उनकी। और उसके लिए वो ये चाहते रहे हैं कि प्रोवोकेशन ईरान के साथ हो और किसी सूरत ईरान उसके साथ इस जंग में बराह रास्त शरीक हो। और जब ईरान बराह रास्त शरीक हो, तो ईरान के हलीफ भी उसकी मदद के लिए आए और पूरा मशरिक़ वुस्ता एक जंग की भट्टी में वो आ जाए। ये कोशिश इससे पहले आपको याद होगा, 2 साल होने को आ रहे हैं, यूक्रेन और रूस के जंग के बारे में भी ये कोशिश की गई थी। अब यूक्रेन के बारे में ये ख़्याल रखना चाहिए कि यूक्रेन भी ज़ायोनिस्ट लॉबी की ताउन से ही, उसने ज़ायोनिस्ट लॉबी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही वो जंग भी शुरू की गई है। तो उसको इंटरनेशनलाइज़ करने की भी एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। अब ये ईरान को अगर इसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो ये ज़्यादा सूदमंद लगता है, बजाए इसके कि यूक्रेन और रूस में को लेके थर्ड वर्ल्ड लाई जाए और रूस को बराह रास्त उस सारी दुनिया के इस जंग में इन्वॉल्व करे। इनको लगता है कि एक मुस्लिम मुल्क और इसी खित्ते का मुस्लिम मुल्क और ईरान की तरह का जो पिछले 45 साल से, यानी इनकलाब के फौरन बाद से अमेरिका और इसराइल के लिए उनका नारा एक ही है, आज तक बदला नहीं है। मर्ग पर इसराइल, मर्ग पर अमेरिका, 45 साल से नारा है। तो ऐसे में ईरान उनको सूट करता है कि अगर ईरान सामने आता है बराह रास्त, उसको इम्प्लीकेट ये इन्वॉल्व कर पाएँ, तो ज़ाहिर है कि फिर हिज़्बुल्लाह की ताकत भी और ज़्यादा ताकत से वो हमलावर होगा, हूथियों भी और ज़्यादा ताकत के साथ हमला करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ रूस और चीन भी अभी जो चीन का रोल सामने आया है पिछले ही हफ्ते, तो उससे अंदाज़ा होता है कि चीन भी उसमें फिर गैर जानिबदार होके नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ रूस भी गैर जानिबदार नहीं हो पाएगा। तो एक बड़ा और इस बहाने से यूरोपियन यूनियन के वो लोग जिन्होंने इसराइल को आइसोलेट किया है इस जंग के दौरान भी, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक ने इसराइल के खिलाफ
तहरीक में भी हिस्सा लिया है और यूनाइटेड नेशंस में भी वोटिंग में इसराइल के खिलाफ वोट किया है, उन लोगों को भी एक माइलेज मिलेगा कि वो इस जंग में शरीक हो सकें। ये रीज़न है कि उन्होंने इस इब्राहिम इनको कासिम सुलेमानी को शहीद किया। इससे पहले जब कासिम सुलेमानी की बरसी थी, तो तेहरान के अंदर 100 लोगों को इन्होंने शहीद किया। फिर जो एक हादसा हुआ है, जिसे हादसा कहा जा रहा है कि बराह रास्त ईरानी सदर की शहादत वजूद में आई। अब वो हादसा है या साजिश है, ये ईरान का मौक़िफ़ यही है कि हादसा है, लेकिन उस पर साजिश के गुमान तो बहुत हैं। लेकिन अगर आज ईरान इस बात को तस्लीम कर ले कि वो हादसा नहीं है, साजिश करके उनके सदर को शहीद किया गया है, तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो। तब ईरान के लिए लाज़िम हो जाएगा कि वो इस जंग में बराह रास्त शरीक हो। और इस वक़्त इस हानिया साहब को ईरान में शहीद करने का भी मकसद यही है कि बराह रास्त ईरान उसमें शरीक हो। तो उसके बाद अमेरिका को भी बराह रास्त आना पड़ेगा, जो अभी एक प्रॉक्सी की सूरत में है, जो लेकिन दरअसल तो बराह रास्त इन्वॉल्व है, लेकिन ऑफ़िशियली वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बारे में अभी प्रोफ़ेसर कमाल पाशा साहब ने इतनी तफ़सील से बताया कि वो इन्वॉल्व तो हैं ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसे ऑफ़िशियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ी जंग की सूरत में होगा और इस्राइल को एक एस्केप रूट मिलेगा कि वो उसको बराह रास्त अब उस जंग में जो अभी तक इस्राइली अवाम बेंजामिन नेतन्याहू जैसे वॉर क्रिमिनल, अब तो अटेस्टेड वॉर क्रिमिनल है जो आईसीजे ने कहा है, तो एक वॉर क्रिमिनल स्टेट भी बन गया है इस्राइल और उसका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बराह रास्त अब तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो एक जंगी मुजरिम है। तो उस जंगी मुजरिम को अपनी खाल बचाने का मौका उसी वक़्त मिल सकता है जब ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की सूरत में बदल जाए और ब्लेम शिफ्ट हो जाए बहुत सारे दूसरे कौमों के ऊपर, बहुत सारे दूसरे ममालिक के ऊपर। तो इस शहादत के पीछे ये एक बहुत बड़ा मकसद कार फरमा दिखाई देता है। जी। प्रोफेसर कमाल पाशा साहब, आप अमेरिका में हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि शहादत का अमेरिका में क्या असर देखने को मिलेगा? क्या ट्रंप इसको भुनाने की कोशिश करेंगे या कमला हैरिस का क्या रुख है इस मामले में? देखिए ये हादसा जो तेहरान में हुआ है, ये कोई मामूली हादसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे ताकतें जुड़े हुए हैं और सबसे आगे जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ, वो ये है कि यहाँ की जो यहूदी लॉबी है, वो धीरे-धीरे ये समझ के आगे बढ़ रही है इस दिशा में कि उनका जो इक्तिसादी दबदबा दुनिया भर में है, पूरे मुल्कों में, बैंकों के ज़रिए, इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए, स्टॉक मार्केट के ज़रिए और डॉलर का जो फॉरेन रिज़र्व करेंसी की तरह से जो दबदबा था इतने सालों से, जिसमें यहूदी बैंक और उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स जो इतना मुनाफा कमा रहे थे, वो जब से ये ब्रिक्स का ग्रुप साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत और रशिया और चाइना का ग्रुप उभर के निकला है और उसके बाद इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, ईरान और इमारात इसमें शामिल हुए हैं। ये मुल्क तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं डॉलर को अलग-थलग करने की। अपनी करेंसी में ये तिजारत करने लगे हैं और 40 से भी ज़्यादा देश जो है ब्रिक्स में जमने की कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन दिए हैं और अक्टूबर में जब रूस में समिट होगी, इस पे बड़ी तफ़सील से बातचीत होगी कि ब्रिक्स का अलग करेंसी होना है, स्विफ्ट सिस्टम होना है और जो सैंक्शंस अमेरिका डाला है ईरान और रूस और दूसरे चीन और दूसरे अन्य देशों पर, भारत की 5 कंपनियों पे भी सैंक्शंस अमेरिका डाला है। तो इसको कैसे निकलना है इस शिकंजे से कि बहुत तफ़सील से बात हो रही है और इससे ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, ये इसमें शामिल हैं और ये इनका कन्वर्जेंस है, इनमें तालमेल है कि अर्थव्यवस्था जो जिस पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे
जो असर हो रहा है, यहाँ रिसेशन और इन्फ्लेशन और जॉबलेसनेस और मार्केट का इतना भयंकर प्रॉब्लम है कि बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो दूरंदेशी की बात कर रहे हैं कि अब आगे चल के कुछ महीनों में अमेरिका की इकोनॉमी इतने बड़े पैमाने पे असर करेगी रिसेशन से और ये डॉलराइजेशन से कि जिससे यहूदी बहुत परेशान हैं और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तरफ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने इशारा दिया कि तीसरी जंग की तैयारी हो रही है। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि स्वीडन और फिनलैंड और कई यूरोपीय देशों को ओपनली कहा जा रहा है कि अपनी अपनी फौजें जो है तैयार रखें और जो कंपल्सरी मिलिट्री है उनको बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट किया जाए और जखीरा जो यूक्रेन को भेजा जा रहा था उसको रिजर्व में रखें ताकि कभी भी कहीं भी यूक्रेन के जरिए या चीन के जरिए या ईरान के जरिए जंग छिड़ सकती है, जिसमें यूरोपीय देश पहले आगे आगे छेड़ेंगे। जर्मनी हो या पोलैंड हो या चेक रिपब्लिक हो या दूसरे। प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप अमेरिका में हैं, कि इसका इलेक्शन पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्या इलेक्शन में इसको बुलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक साथ 3 वाक़े हुए हैं। एक इस्माइल हनिया का वाक़या है, दूसरा मोहम्मद दीफ जो हमास के कमांडर हैं, फिर राफा सलामे हैं और हिजबुल्लाह के एक कमांडर हैं फौद शुक्र। ये आगे पीछे 3-4 कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इसको क्या अमेरिका के इलेक्शन में कोई इशू बनने वाला है या बनाया जा रहा है? देखिए, फलस्तीन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लिबरल विंग है वो बाइडेन साहब से काफी नाराज थे, जिसकी वजह से उनको रिप्लेस करके कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का नुमाइंदा बनाया गया है। अगले इसी अगस्त में 20 तारीख को शिकागो में उनका कन्वेंशन होगा, शायद उनको नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन आशाएं ये भी जताई जा रही हैं कि कमला हैरिस जो है ट्रंप को हरा ना पाएंगे, इससे कोई और स्ट्रांग कैंडिडेट उभर के लाना चाहिए बोल के। लेकिन जहां तक रिपब्लिकन पार्टी का सवाल है, वो केवल जूइश लॉबी या इजराइल से सहमत नहीं है, बल्कि यहाँ के जो मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड हैं ये पूरी तरह सहमत हैं कि जो भी हो रहा है वो अमेरिका या अमेरिका के ग्रुप्स जो हैं इजराइल को सपोर्ट करना है, ये अमेरिका के हित में ही है। इजराइल जो है जो जंग लड़ रहा है गाजा में, वो अमेरिका के फायदे के लिए भी है या वेस्टर्न रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो कहते हैं उनके हक में है। और जो हमास कर रहा है या हिजबुल्लाह कर रहा है या ईरान कर रहा है या रूस और चीन जो इनको सहमत सपोर्ट कर रहे हैं, ये अमेरिका का चैलेंज कर रहे हैं और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को गिराना चाहते हैं और डॉलर को खत्म करना चाहते हैं। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे भी, यूनाइटेड नेशंस भी रूस और चीन और फलस्तीनियों के साथ मिल गए बोल के ये हर दिन प्रोपेगेंडा यहाँ न्यूज़पेपर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी चैनल्स में दिन रात ऐसी धमाकेदार न्यूज पेश कर रहे हैं कि जो है ट्रंप ऑलरेडी सदर बन गया है और वो ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी और ईरान इतना बड़ा खतरनाक देश है और हिजबुल्लाह के पास इतने हजारों मिसाइल हैं, ये अमेरिका के लिए है, अमेरिका के लिए भी खतरा है बोल के पेशकश टीवी में और पब्लिक को बता रहे हैं। जी, तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 115 इसराइली फलस्तीन में बंधक बनाए हुए हैं जो 300 दिनों से बंधक हैं। इस बीच में सीज फायर की बात हुई, शांति लाने की बात हुई, और इस वाक़े के बाद में क्या वो कोशिशें नाकाम होंगी?
क्या हमास पर इस्माइल हनिया की डेथ का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, इसराइल तो नेगोशिएशन में कभी भी इंटरेस्टेड था ही नहीं। अभी आप जितने नेगोशिएशंस के राउंड पीछे चले हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि जब-जब नेगोशिएशन किसी भी नतीजाखेज़ मकाम पर पहुँचने के करीब हुए, तब तक उन्होंने कोई और बड़ा हमला कर दिया या कोई और बड़ा भयानक एक जुर्म जैसे वो करते रहे, एक और कर दिया और सीज़फायर को डीरेल कर दिया। और अब जो ये इन्होंने किया है, ये पै दर पै जो जिस वाक़यात की आपने निशानदेही की, ये खुद इस्माइल हानिया साहब की शहादत तक, तो ये तो उस नेगोशिएशन को डीरेल करने के लिए ही हैं, ये एक बड़ा मकसद है कि वो नेगोशिएशन चाहते नहीं। वो देखिए डी-डॉलराइज़ेशन का जो मुस्तफ़ा जो हमारे अभी आफ़ताब कमाल पाशा साहब फरमा रहे हैं, डी-डॉलराइज़ेशन और डूबती हुई इक़्तिसादियात जो रिसेशन है, वो पूरे यूरोप का मसला है। और देखिए मैं बहुत ही ब्लंट हूँ इस मामले में, मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी शॉर्टकमिंग है। मैं सीधे कहता हूँ कि ईसाई दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है कि उसकी इक़्तिसादियात क्रैक होने के बिल्कुल नज़दीक है और उनको उस इक़्तिसादियात को तो बचाना ही बचाना है, ये एक पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है, इसराइल के कंधे पे बंदूक रख के जो ईसाई दुनिया खेल रही है, उसका निशाना सीधे-सीधे इस्लामी दुनिया है, क्योंकि इस्लामी दुनिया ने एक बार फिर खुद को सँभाला लिया है, जिस तरीके से गल्फ़ के बहुत सारे ममालिक पिछले 70 साल से महज़ गुलामी कर रहे थे यूरोप की और जिस तरीके से उनकी डिपेंडेंसी थी पूरी की पूरी इकोनॉमी पे, डी-डॉलराइज़ेशन के ज़रिए रिफ्यूज़ल तो हुआ ही हुआ, इसके साथ इस्लामिक जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, उनको क़ुव्वत हासिल हुई है और लुक ईस्ट की जो पॉलिसी अपनाई गई है, चाहे वो गल्फ़ में हो या वो ईरान में हो या और जो इस खित्ते के दूसरे ममालिक हैं, तो वो उनके ताल्लुकात चाइना से और रशिया से भी मुस्तकिल उस्तवार होते चले जा रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ बहुत सारे गल्फ़ के ममालिक आज भी अमेरिका के साथ खड़े हुए उसके हलीफ बने हुए दिखाई देते हैं, वहीं यही ममालिक यानी रूस और चीन के साथ भी उनके ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे गवादर पोर्ट के बनने से या जो सीपेक है उसके बनने से जो फ़ायदा पहुँच रहा है गल्फ़ के ज़रिए चाइना को और रशिया को, वो भी सबके पेश नज़र है। लेकिन जो इस सब की बुनियाद है, ये तो वाक़यात हैं जो सामने के हैं, जिन पर हम तज्ज़िया कर सकते हैं। लेकिन जो मकसद है, जो हदफ है, जो गोल अचीव करना चाहती है, वो एक्चुअली ईसाई जो खत्म हो चुकी थी जो क्रीसेंट की और हिलाली और सलीबी जंगें जो थी वो खत्म हो गई थी, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन वाक़यात ये बता रहे हैं कि इसमें से कुछ भी खत्म नहीं हुआ कभी भी। बैतुल मुक़द्दस एक बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा रहा है पिछले 1200 साल में और बैतुल मुक़द्दस आज भी मुसलमानों के कंट्रोल में है। बैतुल मुक़द्दस पे दावा यहूदियत का और ईसाइयत का बराबर से है। दोनों चाहते हैं, 1200 साल ले नहीं पाए हैं। अब उनको लग रहा है कि ये वक़्त है कि हम बैतुल मुक़द्दस को हम छीन सकते हैं मुसलमानों से और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ ये वाबस्ता है कि इस्लामी दुनिया का जो राइज़ पिछले 1300 साल में देखा गया है, इस वक़्त ये लगता है पूरी की पूरी ज़ायोनिस्ट लॉबी को और कैपिटलिस्ट लॉबी को कि आज ये वक़्त आया है कि वो इतने ताकत में है कि इस ब्लॉक को जो उभर रहा है दोबारा यानी टर्किश कैलिफेट के बाद जो इन्होंने हिस्से बखरे किए थे पूरी मुस्लिम दुनिया के, जो बाल्कनाइज़ेशन हुआ था और तुर्की के कैलिफेट से जो 34-37 ममालिक टूट के अलग-अलग टुकड़े बिखरे थे, इंतहाई कमज़ोर और कस्म-पुरसी के आलम में जो ममालिक थे, आज उन्होंने खुद को री-स्ट्रेंथन किया है। रेनिज़ा इस्लामिक रेनिज़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बहार अरब के बाद जिस तरीके से बहुत सी हुकूमतों में तब्दीली आई, मसलन मिस्र में अफ़गान की हुकूमत का बन जाना, हमास का इस तरीके से ताकत पाना, बहुत सारे अफ़्रीकी ममालिक में जो है वो इस्लामिस्ट लॉबी हुकूमत में आई है। ईरान एक इस्लामिस्ट की हैसियत से अपने आप को प्रूव किए हुए है पिछली निस सदी से। ये चीज़ें कि इस्लाम का बहैसियत इस्लाम उरूज और निशात-ए-सानिया की तरफ जो मुराजियत हो रही है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है इस पूरी ईसाई दुनिया के जिसे बअल्फ़ाज़ दीगर हम यूरोपीय दुनिया कहते हैं।
आप जिस शेंगेन को आप देखिए 26 जो यूरोपियन यूनियन में कौन लोग हैं? जो 26 ममालिक हैं, जिन्हें शेंगेन कंट्रीज़ कहते हैं, सब के सब तो ईसाई मुल्क है ना। वो कोई उनमें से खुद को क्रिश्चियन कहता है, कोई खुद को सेक्युलरिस्ट कह देता है, लेकिन तुर्की को आज तक यूरोपियन यूनियन ने दाखिल नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? एक अकेला मुस्लिम मुल्क जो यूरोप के दहाने पे बैठा है, वो यूरोपियन यूनियन में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि वो मुस्लिम मुल्क है। तो ये जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, मैं इसे ज़ाती तौर पर मेरा अपना मानना ये है, मेरा नज़रिया ये है कि वो तो ईसाई दुनिया है और वो ईसाई दुनिया गल्फ के इस खित्ते पर और एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के इन खित्तों पर जो दांत जमाए हुए हैं या साउथ चाइना सी की वॉर के नाम पर जो कुछ इस खित्ते में हो रहा है, वो एक्चुअली इस्लामिक वर्ल्ड से मुकाबले की ये भरपूर कोशिश है, जिसका एक मज़हर इस्माइल हानिया जैसी एक अज़ीमुश्शान क़ुव्वत जो उस पूरे रीजन में एक जंग को बेइंतहाई किस्म-पुरसी के आलम में भी एक जंग को ज़िंदा रखे हुए थी, इस्राइल के दाँत खट्टे किए हुए थे, उनकी इकोनॉमी पे असरअंदाज़ हो रहा था, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक्सपोज़ किया था, उनकी जो मिलिट्री क़ुव्वत है, उन अस्करी ताकत जिसका वो बहुत ज़्यादा बखान किया करते थे, उसको तोड़ के रख दिया। तो ऐसी एक क़ुव्वत का जो सरख़ैर था, उसको शहीद करना, ये उसी फ्रस्ट्रेशन की जानिब और उस तहरीक को तोड़ने और कमज़ोर करने की एक कड़ी का एक सिलसिला है और यकीनी तौर पर पहले भी ये नाकाम हुई है। पिछले जब से हमास बना है, तब से आज तक कितने लीडर हमास के शहीद हुए हैं। एक और है, अगला लीडर सामने आ गया, उसके बाद तीसरा और चौथा लीडर भी सबके सामने मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें अब कामयाब होने वाली। जी। प्रोफ़ेसर साहब, मैं आपसे एक छोटी-सी टिप्पणी लेना चाहता हूँ, चूँकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड बचा है, 2-3 मिनट का टाइम है। आखिरी टिप्पणी आपकी मैं चाहता हूँ कि इंडिया का अभी तक कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, इस शहादत को लेकर के। तो जो पशुपेश में इंडिया है, इसकी क्या वजह है और इंडिया का रुख क्या है आपके नज़दीक? जी, मेरा मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं और ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि और जो भी कर रहे हैं, वो भारत के हित में है और ये आतंकवादी गुट जो हमास का लेबल दिया गया है, वो अगर उसको हराया नहीं जाता है, तो ये कश्मीर और नक्सलाइट और दूसरे मूवमेंट से हौसला अफ़ज़ाई होगी और इस्लामिक ग्रुप्स पूरे खाड़ी में और इस्लामिक दुनिया में उभर के बड़े ताकतवर हो जाएँगे वो के। तो ये इनका पूरा भरपूर नेतन्याहू को हिमायत है। वेपन्स भी भेज रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने 8 अक्टूबर को बयान दिया या 7 अक्टूबर को इज़राइल के हक़ में, तो उससे ख़ास बात उभर के निकली है उनके दिल की बात। हालाँकि एमईए ने उसको क्लैरिफ़ाई करके 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट किया, लेकिन असल में जो है आरएसएस और बीजेपी नेतन्याहू के हक़ में है और ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका में जब इलेक्शन होंगे नवंबर में 100 दिन के अंदर, तो ट्रंप ज़रूर जीत के उभरेगा और ये 3 ममालिक जो है भारत और इज़राइल और अमेरिका और जर्मनी के साथ मिलके जो कुछ भी करना है, ये आगे बढ़ के कार्रवाई करेंगे। भारत जो है हालाँकि पीस और सिक्योरिटी मशरक़ी वुस्ता में चाहता है, लेकिन ये असल में इज़राइल के साथ हैं और सऊदी अरब और इमारात भी जो है इज़राइल के हक़ में ही जो भी कर रहे हैं, हो रहा है। तस्लीम रहमान साहब, आपसे भी मैं आखिरी टिप्पणी चाहता हूँ कि भारत का रुख हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहा है और फ़लस्तीन की हिमायत करता रहा है। हमास को भी भारत ने अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। इसके बावजूद कई लोग उनको टेररिस्ट कह रहे हैं और भारत का रुख क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, भारत का रुख तो जो था वही है। सवाल ये है कि आरएसएस का रुख क्या है? अभी का प्रोफ़ेसर साहब बता रहे हैं आरएसएस जब से बनी है, यानी 1925 से लेके आज तक आरएसएस प्रो इस्राइल एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये एक नोन फैक्ट है जिसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता।
तो और अभी जो सरकार है उसका रिपोर्ट आरएसएस है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेट पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हमेशा से प्रो पैलेस्टाइन रही है, लेकिन आरएसएस प्रो इस्राइल रहा है। तो उसके रिपरकशंस हुकूमत के ऊपर भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि हुकूमत को ऑफिशियल स्टैंड यूनाइटेड नेशंस में या वर्ल्ड मीडिया में तो प्रो पैलेस्टाइन लेना ही पड़ता है, और वो प्रो ह्यूमन के बन के वो स्टैंड ले लेते हैं, वो अच्छा है। लेकिन जो असरात आरएसएस के सरकार के ऊपर हैं और इस मुल्क के मीडिया के ऊपर हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है, और उसका इजहार मुस्तकिल जैसे मीडिया में हो रहा है। अभी मैं तो हमेशा से यहाँ अपने नेशनल मीडिया में बोलता रहा हूँ कि अगर किसी में जुर्रत है तो वो ये बोले तो आज तक सिर्फ इसराइल ने और अमेरिका ने इस्माइल हानिया को टेररिस्ट बोला। दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क ने इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज इस्माइल हानिया को टेररिस्ट नहीं बोला है, इसराइल ने बोला है। तो क्या भारत के मीडिया और भारत की सरकार में मौजूद कुछ लोग इसराइल के पिट्ठू बन के उनकी जबान बोल रहे हैं? तो ये फिर दुनिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हो सकती। आप उसके खिलाफ सिर्फ इसराइली बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमास को इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया। दुनिया के सिर्फ 10 मुल्कों ने हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, और वो सब यूरोपीय ममालिक है जिनका जिक्र भी होता रहा है। उन्होंने ही किया है, और पूरी एक 200 मुल्कों की इस दुनिया ने 10 लोगों के अलावा 10 मुल्कों के अलावा हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो हमको आजाद हुए 75 साल हो गए। जिस बर्तानिया और ज़ायोनिस्ट लॉबी से हम आजाद हुए हैं, बदकिस्मती की बात है कि आज हम उसी ज़ायोनिस्ट लॉबी की ज़बान हमारे मुल्क का मीडिया बोल रहा है। ये इंतहाई शर्मिंदा करने वाली बात है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया हक़ खुद इरादियत, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सॉवरेनिटी उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, और उसका सबसे बड़ा मज़र आज इस फ़लस्तीनी मूवमेंट बना हुआ हो, वहाँ हम गुलामों की तरह से बिहेव कर रहा है हमारा मीडिया। ये शर्मनाक है, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के वो लोग जो मुकदमात लड़ने के लिए दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया करते हैं, आज उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बिकाऊ मीडिया पर, जो गुलाम मीडिया बन गया है चंद पैसों के खातिर, जो आज टेररिज्म की परिभाषा बदल देना चाहता है, इस मीडिया के ऊपर भी वो लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं मुकदमात के नाम पे, उन्हें मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली हमारा ये स्टैंड हो ही नहीं सकता कि हम किसी आजादी की जंग लड़ने वाले इंसान को हम टेररिस्ट कहें, और इंतहाई बदतमीजी के साथ, इंतहाई तहकीर आमेज जो जबान इस्तेमाल मीडिया में की जा रही है, वो इस मुल्क की तहजीब के खिलाफ है, हमारे विरासत और हमारी सकाफत के खिलाफ है। जो जिस अंदाज से मीडिया चीजों को पेश कर रहा है, और ये भड़काऊ एटीट्यूड है जिसके खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड नहीं था, ना है, और ना हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। आपने शरीक होकर के बहुत सारे अहम पहलुओं पर गुफ्तगू फरमाई। हम इसी तरह के और प्रोग्राम में भी आपको दावत देते रहेंगे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ दोबारा जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।